हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। वेलकम टू 10 मिनट शो। आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों आज हम लोग इस सेशन में 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपको हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को मैं पढ़ाने वाला हूं। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लो और पढ़ने के लिए हो जाओ बहुत अच्छे तरीके से तैयार, और इस सेशन से आपका रैपिड फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। हेनरी फ्योल ने दिए थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था 1841 में और देहांत हुआ है 1925 में। ये एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे और एक माइनिंग इंजीनियर थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल, और इसी के अंदर इन्होंने 14 फंडामेंटल प्रिंसिपल या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए थे, बताए थे। 1917 में ये जो किताब है ये पब्लिश हो गई थी। राइट, चलिए आते हैं बेटा और सबसे पहले समझते हैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल को, जो कि है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी काम हो ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजरियल या फिर टेक्निकल, उसको डिवाइड कर दीजिए स्मॉलर टास्क में या स्मॉलर जॉब में। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा पहला होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि एम्प्लॉइज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। स्पेशलाइजेशन मिलेगा, यानी कि वो एक काम को जब लंबे समय तक करते जाएंगे तो वो उसी काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, हिंदी में कहा जाए तो माहिर हो जाएंगे। वन पर्सन एट वन टाइम वन जॉब, एक इंसान को एक समय पे एक ही काम दिया जाए। मल्टीटास्किंग कल्चर के विरोध में यह प्रिंसिपल बात करता है कि एक बार में कई काम मत करो, एक बार में सिर्फ एक काम करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो। इसे कहते हैं एक्यूरेसी के साथ साथ प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अब आते हैं अपने सेकंड प्रिंसिपल पे, जो कि है डिसिप्लिन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल और ये हो जाता है आपका सेकंड प्रिंसिपल, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कहा जा रहा है कि ओबीडियंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, यानी कि मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो, दोनों को ही ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस और पॉलिसीज का पालन करना पड़ेगा, ओबीडियंस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा। इसके अलावा इससे फायदे क्या होंगे? सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की और फेयर एग्रीमेंट चलते रहेंगे, यानी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किन रूल्स का पालन करना है। पहले से ही डिसिप्लिन के जितने भी प्रोसीजर थे वो आपको बता दिए जाते हैं। और हां, एक बात और, डिसिप्लिन में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, रूल्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। इस वजह से आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर आप रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू कमांड या राइट टू कमांड, यानी कि मैं किसी को ऑर्डर दे पाऊं, इसे कहते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है किसी काम को करने के लिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल में हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आते हैं चौथे प्रिंसिपल पे, जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में कहा जा रहा है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यानी कि अगर मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरा सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, मैं सिर्फ एक इंसान से ऑर्डर लूंगा और किसी से ऑर्डर नहीं लूंगा। अगर मैं दो लोगों से ऑर्डर लेता हूं तो इसे कहते हैं डुअल सबऑर्डिनेशन। डुअल सबऑर्डिनेशन खत्म करनी है और एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर, एक सबऑर्डिनेट को, एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही सुपीरियर या मैनेजर ऑर्डर दे, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा काम को करने में। अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी उसमें क्लैरिटी में रहेगी। अब बात करते हैं बेटा अपने पांचवें प्रिंसिपल की ओर, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज है जिनका एक ही सेम ऑब्जेक्टिव है, यानी कि हम बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव एक है, तो देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हो, यानी कि डायरेक्शन एक होना चाहिए। और वो डायरेक्शन दिखाने वाला कौन होगा? वो डायरेक्शन दिखाने वाला एक हेड होगा एक प्लान का। आते हैं बेटा अपने सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहां पे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी पे रखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन बाद में इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन एक वाइडर कंसेप्ट है, पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में बाद में सोचना है, उसके बारे में भी सोचना है लेकिन बाद में। तो ऑर्गेनाइजेशन के हित को, इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखना है और इंडिविजुअल एम्प्लॉय के हित को, इंटरेस्ट को बाद में रखना है, उसके सेकंड नंबर पे रखना है। फर्स्ट नंबर पे ये होना चाहिए, सेकंड नंबर पे ये होना चाहिए। आते हैं बेटा अपने सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे क्या कहा जा रहा है? एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस। एम्प्लॉय को बिल्कुल फेयर वेजेस दीजिए, यानी कि जिसका वो हकदार है उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अंडर पे करते हैं, पैसे कम देते हैं, तो वो मोटिवेटेड नहीं रह पाएगा और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी वर्कर्स नहीं रहेंगे और लेबर टर्नओवर बढ़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितने का हकदार है, जितना काम करता है,
उसको उतना पैसा दो, मोटिवेटेड भी रहेगा, मोरल भी अप रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और लेबर टर्नओवर भी कम से कम रहेगा। अब आते हैं अपने 8th प्रिंसिपल पे, जो कि है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का डायग्राम दिख रहा है जहां पे सारी पावर्स एक आदमी के पास इकट्ठा है, और डिसेंट्रलाइजेशन का डायग्राम दिख रहा है जहां पे सारी पावर्स को बांट दिया गया है। सेंट्रलाइजेशन का कीवर्ड है, मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में आपको कीवर्ड बहुत सारे बताऊंगा, तो सेंट्रलाइजेशन का कीवर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सारी पावर बचा के रख लेना, और डिसेंट्रलाइजेशन का कीवर्ड है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि सारी पावर बांट देना थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में यही फर्क है, डेलीगेशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय को पावर दी जाती है टास्क को शेयर करने के लिए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में थ्रू आउट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यहां पे आप देख सकते हैं कि हर दिशा में हर इंसान को पावर बांटी जा रही है, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये हो गया आपका 8वां प्रिंसिपल। आते हैं बेटा अपने 9th प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है स्केलर चेन। स्केलर चेन का ये डायग्राम बहुत ज्यादा फेमस है, आपने पहले भी देखा होगा। यहां पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक इंसान या तो अपने सुपीरियर से बात कर सकता है या तो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि ई को अगर ओ से बात करनी है तो वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है, उसको इस लाइन ऑफ कमांड के माध्यम से जाना पड़ेगा, तब जाके इसकी बात जो है ओ तक पहुंचेगी, ठीक है। लेकिन यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि इन द केसेस ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और इमरजेंसी सिचुएशन, यानी कि जहां कहीं भी इमरजेंसी की सिचुएशन है, ये ई बेचारा अगर इस लाइन ऑफ अथॉरिटी से जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो उसको अलाउ किया जाता है कि वो डायरेक्टली जाके ओ से बात कर सकता है। इसे अपन कहते हैं गैंग प्लैंक। फिलहाल स्केलर चेन क्या होता है, ये फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट बताई जाती है, और इसी अथॉरिटी के इसी लाइन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा ही आप एक दूसरे से इंटरैक्ट या बातचीत कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। स्केलर चेन को किसी भी तरीके से तोड़ा नहीं जाना चाहिए, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में और इमरजेंसी के केस में आप गैंग प्लैंक कर सकते हैं। गैंग प्लैंक मतलब डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आते हैं बेटा अपने 10th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो कि है ऑर्डर। ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है, एक बार ये देख लेते हैं। पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस। जिस चीज की जहां पे जो जगह है उसको उसी जगह पे रखो, उसको इधर उधर मत करो, ठीक है। जिससे कि क्या कह रहे हैं कि टाइम, एप्रोप्रिएट टाइम पे वो चीज आपको मिल जाएगी और एफिशिएंसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। तो क्या लिखा हुआ है, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस। लोगों की बात हो चाहे मटेरियल की बात हो, वो अपनी सही जगह पे होना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होंगे, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स बताऊंगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन में। स्मूथ वर्किंग होगी, सब कुछ स्मूथली बटरी चलता रहेगा, बटरी फ्लो चलता रहेगा। हाँ, और एक बात और, नो केओस, भगदड़ नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, और कोऑर्डिनेशन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने 11th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जो कि है इक्विटी। इक्विटी में क्या कहा जा रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, रेस एटसेट्रा। मैनेजर को अपने एम्प्लॉइज के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो, किसी के भी बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन के बारे में कहता है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन किसी के बीच में नहीं होना चाहिए, वैसे हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के बीच में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि काइंडलीनेस, जस्टिस और फेयरनेस। हम मैनेजर से उम्मीद करते हैं कि वो काइंड रहेंगे, न्याय प्रिय रहेंगे, न्याय करेंगे और फेयर रहेंगे सारे एम्प्लॉयज के प्रति। बायसनेस को खत्म करने की यहां पे बात कही जा रही है कि बायसनेस को क्या करो, तुरंत खत्म कर दो। बायसनेस यानी कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। और बेटा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, काइंड रहते हैं, जस्टिस करते हैं और फेयर रहते हैं, तो उससे एम्प्लॉय जो है आपका वो लॉयल हो जाता है और आपको डिवोटेड हो जाता है। डिवोटेड जैसे कि एक भक्त अपने भगवान को डिवोटेड हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से एम्प्लॉय भी अपने मैनेजमेंट को डिवोटेड हो जाता है। चलिए आगे आते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में। यहां पे ये 12वां प्रिंसिपल है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आ रहा है, पहले तो जो आ रहा है उसको साइंटिफिकली सेलेक्ट करो। पहला पॉइंट तो ये, साइंटिफिकली सेलेक्ट करने के बाद उसको जॉब सिक्योरिटी दो, उसको जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दो कि तुम्हारी जॉब सिक्योर है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय टर्नओवर या लेबर टर्नओवर रेट डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होना ही अच्छी बात है, बढ़ना अच्छी बात नहीं है। शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। एक एम्प्लॉय को अगर आप लाए हो तो उसको रीजनेबल टाइम दो, 6 महीना, 1 साल, और उसको टाइम दो कि वो अपने रिजल्ट्स को शो कर सके, यानी कि अपने आप को प्रूव करने के लिए भी इंसान को समय आपको देना पड़ेगा। ये हो जाते हैं बेटा 12 प्रिंसिपल। आते हैं अपने 13th प्रिंसिपल पे, जो कि है इनिशिएटिव, और 14th प्रिंसिपल जो कि है स्पिरिट डी कॉर्प्स। यहां पे इनिशिएटिव में क्या कहा जा रहा है, सेल्फ मोटिवेशन, इनकरेज टू डेवलप और कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। यानी कि ये इनिशिएटिव जो है ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सेल्फ मोटिवेशन। कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड रहे और
वो अपने डेवलपमेंट के, अपने इंप्रूवमेंट के प्लान्स खुद ब खुद बनाए। इसे कहते हैं इनिशिएटिव। यानी कि एम्प्लॉय से ये आशा की जा रही है कि वो आगे बढ़ चढ़ के मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेंगे और अपने लिए कुछ अच्छा करेंगे। अब यहां पे कहा जा रहा है कि सजेशन सिस्टम को लाया जाए, यानी कि एम्प्लॉयज को हमेशा मोटिवेट किया जाए कि वो आगे बढ़ चढ़ के मैनेजमेंट को सजेशन दें और मैनेजमेंट को हेल्प करें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। फिर आता है बेटा 14th प्रिंसिपल, स्पिरिट डी कॉर्प्स। यहां पे कहा जा रहा है कि हर मैनेजर को यह कहना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे, हम में साथ एकता है, मैं में अहंकार है, यानी कि वी, हम ये काम कर लेंगे, वी विल डू दिस टास्क इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू इट। आई में अहंकार है, वी में हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग आ जाती है। तो यहां पे टीम स्पिरिट की बात हो रही है, यूनिटी ऑफ एक्शन की बात हो रही है, हार्मोनी की बात हो रही है, यानी कि शांति और एकता की बात हो रही है, और कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। जैसे आपकी इंडियन क्रिकेट टीम है वो यूनिटी में रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। रिप्लेस आई विद वी, आई को रिप्लेस करो और वी को लेके आओ। वी, हम टीम को लेके चलेंगे, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और आपने पढ़ा भी है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। तो बेटा ये हो जाते हैं आपके हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, टेलर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कि सर याद कैसे किया जाए, निमोनिक क्या है, तो बेटा इसको याद करने का निमोनिक एक ही है, वो और बढ़िया निमोनिक है, वो है डैड यूसी यूएसएसआर OIC। ठीक है, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। डी से डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, एस वाले यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एस से स्किलर चेन, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ओ से ऑर्डर, आई से इनिशिएटिव, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ई से स्पिरिट डी कॉर्प्स और ई से इक्विटी। तो बेटा ये हो जाता है आपका पूरा का पूरा निमोनिक 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को याद करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम लोग एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले एफडब्ल्यू टेलर के बारे में समझ लेते हैं। 1856 में पैदा हुए थे, 1915 में इनका देहांत हुआ। अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं सीयूटी वगैरह के एग्जाम में। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी किताब का नाम था, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल ने फंडामेंटल या जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। इनके पहले प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यहां पे कह रहे हैं कि ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। यहां पे हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि साइंस से काम लो, रूल ऑफ थंब को छोड़ दो। साइंस का मतलब विज्ञान से काम लो। विज्ञान कैसे आएगा? स्टडी करने से और एनालिसिस करने से। कह रहे हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जाओ, लेकिन उससे पहले उसका वन बेस्ट मेथड जरूर ढूंढ के ले आओ कि उस काम को करने का बेस्ट साइंटिफिक तरीका क्या होगा। रूल ऑफ थंब को खत्म करने की बात कह रहे हैं और हिट एंड ट्रायल मेथड को खत्म करने की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं हिट एंड ट्रायल पे भरोसा मत करो और रूल ऑफ थंब को भरोसा मत करो, यानी कि मैनेजर के पर्सनल ओपिनियन पे मत जाओ, खुद स्टडी करो, खुद एनालिसिस करो, डाटा और फैक्ट्स के बेसिस पे काम आगे बढ़ाओ। तो ये होता है बेटा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आप अलग अलग करके पढ़ेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस को देखो, रूल ऑफ थंब पे मत जाओ। आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यहां पे भी आप डिवाइड कर दीजिए, हार्मोनी एक तरफ, डिस्कॉर्ड एक तरफ। कह रहे हैं कि कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, यानी कि मैनेजमेंट समझे कि वर्कर्स इंपॉर्टेंट है और वर्कर्स समझे कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है ना, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के आगे बढ़े। कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है। शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड, मेंटल रिवॉल्यूशन यानी कि आपका एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड से आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर्स इंपॉर्टेंट है और वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आते हैं बेटा अपने थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जो कि है कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म, और फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। थर्ड वाले में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल है ये हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है, यानी कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड जो प्रिंसिपल है उसी के आगे इसको बनाया गया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आप हाफ करके देख लीजिए, कॉपरेशन मतलब साथ में एक आगे बढ़ो, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अपना अपना मत देखो, पूरी टीम का देखो, ऐसा यहां पे कही जा रहा है। कंप्लीट कॉपरेशन, यहां पे कॉपरेशन की बात हो रही है, कंपटीशन को खत्म करने की बात हो रही है, यहां पे इंडिविजुअलिज्म को खत्म करने की बात हो रही है। अच्छा यहां पे दो चीजें और हैं। वर्कर से कहा जा रहा है कि बेमतलब की स्ट्राइक मत करो, है ना, और बेमतलब की अनरीजनेबल डिमांड मत करो। तो वर्कर से ये एक्सपेक्टेशन है और मैनेजमेंट से भी एक्सपेक्टेशन है कि वो वर्कर्स की सारी बातों को सुने और अगर वर्कर्स कुछ अच्छा काम करते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी दे। अब आते हैं फोर्थ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। यहां पे अगर आप नाम से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हर इंसान को डेवलप करो उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले लोगों को साइंटिफिकली सेलेक्ट करो, फिर उनकी ट्रेनिंग दो। अब साइंटिफिकली सेलेक्ट करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? अगर आप उनको साइंटिफिकली सेलेक्ट करेंगे तो आप उनको उनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के हिसाब से ड्यूटीज असाइन करेंगे। जैसे मेरा काम पढ़ाना है तो मुझे अपनी मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई काम मिला है, ठीक है। ऐसे जिस भी इंसान के पास जिस भी तरह की क्वालिटी है उसको वैसा ही काम दिया जाए, इसे कहते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन। अगर वो वही काम करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलप करेगा। और ट्रेनिंग की बात हो रही है तो ट्रेनिंग
दिया जाए, ट्रेनिंग देने से एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी इंप्लॉइज की बढ़ेगी। ये तो हो गया बेटा आपके 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आते हैं बेटा हम लोग अब साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट पे। पहला साइंटिफिक टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में कहा जा रहा है कि कोई इंसान अकेले काम नहीं करता है, फोरमैन जो होता है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। तो एक फैक्ट्री मैनेजर जो होता है बच्चों, वो अपने काम को 2 लोगों में बांटता है, एक होता है प्लानिंग इंचार्ज और एक होता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका मतलब होता है कि ये इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉइज को कि जॉब कैसे होनी है। फिर आता है बेटा आपका रूट क्लर्क, जो प्रोडक्शन की रूट बताता है, प्रोसेस बताता है एम्प्लॉइज को। इन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, वो टाइम बताता है कितने समय में काम होना चाहिए, और कॉस्ट यानी कि कितने रुपए में, कितने पैसे में ये काम होना चाहिए। डिसिप्लिनेरियन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन को तय करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को सारे एम्प्लॉइज माने। फिलहाल ये सिर्फ प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन ये नहीं करते हैं। एग्जीक्यूशन करता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर 4 और फोरमैन है। स्पीड बॉस चेक करता है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, उस स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गैंग बॉस चेक करता है। गैंग बॉस कौन होता है, ग्रुप का एक लीडर। ग्रुप लीडर यानी कि गैंग का लीडर। वर्कर्स, हर 10 वर्कर्स का ग्रुप बांट दिया जाता है और उनका एक बॉस बना दिया जाता है जो वर्कर्स को समझाता है कि काम कैसे करना है। रिपेयर बॉस क्या करता है, वो मशीन, टूल और इक्विपमेंट्स को रिपेयर करने की जिम्मेदारी लेता है। और इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन का काम करता है, यानी कि पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करता रहता है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटा ये हो जाता है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। बाकी कुछ और साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहली स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। यहां पे ये कहा जा रहा है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन में ये कहा जा रहा है कि जिस भी काम को करो पहले से स्टैंडर्ड सेट कर लो, चाहे वो रॉ मटेरियल को मंगाना हो, चाहे वो सामान को प्रोड्यूस करना हो, चाहे वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाना हो, पहले से स्टैंडर्ड बन जाने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन यहां पे क्या कहा जा रहा है बेटा, सिंप्लीफिकेशन में कहा जा रहा है कि आप ऐसी कोई भी वैरायटी गुड्स की बनाते हैं जो बिल्कुल बेकार है, जो किसी भी काम की नहीं है, तो उसको ना बनाएं और उसको तुरंत बेचने की कोशिश करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऐसी कोई वैरायटी आप बना रहे हैं तो उसको बनाना बंद कर दीजिए। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की यहां पे बात हो रही है। इससे आपकी मशीन बचेगी, एफर्ट्स बचेंगे, लेबर बचेगा और पैसा बचेगा। मेथड स्टडी में कहा जा रहा है टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ जॉब। किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है, ढूंढिए और उसी तरीके से काम को करिए। मोशन स्टडी में कहा जा रहा है कि रैंडम मूवमेंट्स को एलिमिनेट करो, यानी कि वर्कर्स काम करते करते कुछ मूवमेंट्स करते हैं, जैसे कि उठना, बैठना, सामान रखना, खिसकाना, दौड़ना, चलना। उसमें से रैंडम मूवमेंट अगर कोई हो रहा है, बेकार के मूवमेंट्स हो रहे हैं, उनको तुरंत ही एलिमिनेट करिए। टाइम स्टडी में कहा जा रहा है कि फिक्स करिए कि एक काम को करने के लिए परफेक्ट टाइम क्या होगा। ठीक है, हर काम को करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, उसको फिक्स कर लीजिए। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 साल, 6 महीना, जो भी टाइम लगेगा प्रोडक्शन करने में। फटीग स्टडी कहता है कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते करते थक जाते हैं, उनको रेस्ट की जरूरत है। अगर रेस्ट मिलता रहेगा तो अपनी एनर्जी को वो रीगेन कर पाएंगे। फटीग स्टडी यहाँ पे बेसिकली बेटा ये कह रहा है कि जो भी रेस्ट मिलना चाहिए वर्कर्स को, वो उनको प्रोवाइड किया जाए। मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। मेंटल रिवॉल्यूशन यहाँ पे कह रहा है कि शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना चाहिए। और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो पैसा ज्यादा मिले, और अच्छा काम नहीं कर रहा है तो पैसा कम मिले। कुल मिला के बच्चा पार्टी यहाँ पे बात ये होती है, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की बात करता है, जबकि हेनरी फ्योल के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको सारी की सारी चीजें बहुत ही कम समय में समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए और ऐसी ही क्लासेस के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।